मुंबई के मीरा रोड में रहने वाले अचानक से जो परिवार होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बदबू का एहसास होता है। ये बदबू कुछ इस तरीके से आ रही थी कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका जो जीना था वो मुहाल हो रहा था। इसलिए वहीं से कुछ लोग पता करने के लिए आस पड़ोस के जो घर होते हैं उनमें जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के घर में कोई चूहा या फिर कोई बर्ड्स वगैरह मर गया हो जिसकी वजह से जो बदबू आ रही है ये बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन जितने भी लोग ये पता करने के लिए उस सोसाइटी में घूम रहे थे किसी को भी कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन इसी बीच में एक शख्स रूम नंबर 704 के पास पहुंचता है। रूम नंबर 704 के पास से जब वो शख्स गुजर रहा होता है तो देखता क्या है कि इस रूम नंबर 704 से अचानक से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। ये बदबू कुछ इस कदर आ रही थी कि इंसान ने इस तरीके की बदबू पहले कभी महसूस नहीं की थी। लिहाजा वो जो व्यक्ति होता है दरवाज़ा खटखटाता है और उसके बाद में जब अंदर से दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद में उस घर के अंदर का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में हर किसी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था इस रूम नंबर 704 के अंदर, यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है शावेज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिडन ट्रूथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मर्डर केस ऑफ सरस्वती। हमें स्टिंग आ रहा था 2 दिन से, तो हमें लगा कि कोई एनिमल मर गया रहेगा, इसके से स्टिंग आ रहा है। लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि उनके घर से ज़्यादा स्मेल आ रहा है। हॉल में वुड कटर मशीन रखी थी और फिर हम लोग बेडरूम में गए थे तो वहाँ ट्री कटर मशीन रखी थी। सब कुछ किचन में। इस कहानी के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को घूमता हुआ हम लोग देख सकते हैं। इस कहानी में जो मेन किरदार है वो है मनोज साहनी का। उम्र तकरीबन 56 साल के आसपास है। एक लड़की जिसका नाम सरस्वती, इसकी उम्र तकरीबन 32 से 36 साल के आसपास बताई जाती है। इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो तकरीबन 20 साल के आसपास है। लेकिन उसके बावजूद भी मनोज साहनी और सरस्वती दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में एक बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस कहानी की शुरुआत को जानने से पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि मनोज साहनी आखिरकार कहाँ से आए थे और क्या करते थे। जो मनोज साहनी था इसका जो जन्म था वो अहमदनगर में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मर्डर केस के जो तार हैं ये कहीं ना कहीं अहमदनगर से ज़रूर जुड़ते हैं। और आज की कहानी के अंदर जो चीज़ें आप लोग देखेंगे, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिस तरीके से जो लिव इन का सिलसिला आज के ज़माने में चल रहा है ये डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर और भी ज़्यादा क्रूर हो सकता है। इसलिए आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। मनोज साहनी जिसकी पैदाइश अहमदनगर में होती है, अहमदनगर में ही ये अपनी स्कूलिंग करता है। माता पिता की इसके बचपन में ही डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो कुछ भी पढ़ाई इसने की थी तो किसी कामकाज की तलाश में ये मुंबई पहुंच जाता है और मुंबई में पहुंचकर ये वहाँ पर रहने लग जाता है। जो इसकी स्किल थी और जो इसने पढ़ाई की थी उसके आधार पर इसे कोई भी अच्छी जॉब मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो मनोज साहनी होता है ये किराने की दुकान पर काम करने लग जाता है। सालों तक वहाँ पर काम करता है और उसके बाद में ये बोरीवली में एक फ्लैट खरीद लेता है और उस फ्लैट में ये रहा करता है। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर ट्विस्ट जब आता है कि जब मनोज साहनी जिस किराने की स्टोर पर काम किया करता था वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सरस्वती। सरस्वती तकरीबन 36 साल के आसपास की ये लड़की थी और इसकी जब मनोज साहनी से दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो सरस्वती थी ये भी अहमदनगर की ही रहने वाली थी और इसके जो माता पिता थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। यानी एक तरीके से मनोज साहनी भी अनाथ था और जो सरस्वती थी ये भी अनाथ थी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि सरस्वती की एक दोस्त भी थी, वो अक्सर सरस्वती से यही कहा करती थी कि तुम जिस व्यक्ति के साथ में मिलते हो उसकी एज बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरस्वती अपनी दोस्त से हमेशा ये कहकर बात को टाल दिया करती है कि जो मनोज है ये उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसके बाद में जब ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं तो उसके बाद में जो मनोज साहनी होता है ये बोरीवली का अपना फ्लैट किराए पर दे देता है और उसके बाद में मीरा रोड पर रूम नंबर 704 में जाकर अपनी उस पार्टनर सरस्वती के साथ में लिव इन में रहने लग जाता है। और ये दोनों लिव इन में रह रहे होते हैं और उसके बाद में एक तारीख आती है 7 जून साल 2023 और इस 7 जून साल 2023 को इसी मीरा रोड में जिस बस्ती में ये रूम नंबर 704 था इसी बस्ती में अचानक से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। ये बदबू इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि वहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आज तक इस तरीके की बदबू महसूस नहीं की थी। इसलिए वहाँ पे रहने वाले जो कुछ लोग होते हैं वो ये देखने के लिए घरों घरों जाते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर के अंदर कोई चूहा मर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी घर के अंदर कोई बर्ड्स मर गया है और घर वालों को इस बात की जानकारी ही नहीं है।
जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो तमाम घरों में जाने के बाद में ये तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी चूहे की मरने की या फिर उस बदबू से रिलेटेड नहीं मिलती है। लेकिन इसी बीच में एक शख्स रूम नंबर 704 के पास से निकल रहा होता है, जो कि एक बिल्डिंग में था। अब रूम नंबर 704 के पास से जब वो शख्स निकल रहा होता है तो अचानक से इसे महसूस होता है कि जो बदबू आ रही है वो इस रूम नंबर 704 से ही आ रही है। इसलिए ये बड़ी ही हल्की आवाज़ में उस रूम नंबर 704 के गेट के पास खड़े होकर कहता है कि किस तरीके के लोग हमारी इस बिल्डिंग में रहते हैं। उनके घर से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अब जैसे ही हल्की आवाज़ में ये व्यक्ति उस कमरे के बाहर ये सारी चीज़ें बोलता है, अचानक से उस कमरे के अंदर से स्प्रे की आवाज़ आती है, जैसे कोई परफ्यूम छिड़क रहा हो। उसके बाद में इसके जहन में अजीब अजीब तरीके की बातें चलने लगती हैं, क्योंकि क्राइम स्टोरीज से इंसान ने इतना तो जान लिया है कि आजकल मर्डर करने के लिए लोग तरह तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। इसके जहन में ये चीज़ें चलने लगती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें जो मर्डर करने के बाद में डीप फ्रिज में डेड बॉडी को रख दिया गया है, या फिर किसी ने तंदूर में उसको तल दिया है, किसी ने कढ़ाई में तल दिया है। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी लोगों ने सुन रखी थी। लिहाजा इस व्यक्ति के जहन में भी यही बातें आने लगती है, कहीं इस घर में भी ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। उसके बाद में ये दरवाजे को खटखटाता है, और जैसे ही ये दरवाजे को खटखटाता है अंदर से एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज शाने होता है वो निकल के बाहर आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें कोई काम है? तो ये व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे घर में शायद कोई चूहा मर गया है और तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मोहल्ले में जो बदबू आ रही है उस बदबू से मोहल्ले वालों का रहना एक तरीके से दुश्वार हो गया है। तो तुम अपने घर की तलाशी करो, अगर कोई चूहा मर गया है तो साफ सफाई कर कर पुलिस उसे फेंक दो। तो जो मनोज शाने होता है वो कहता है, ठीक है, मैं अभी तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, लेकिन शाम को आने के बाद मैं देखूंगा और उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई कर दूंगा। लेकिन ये जो पड़ोसी मनोज शाने के घर पे गया था, इसे कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि इसके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो संदिग्ध है। इसकी वजह से ये पड़ोसी मनोज शाने के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। शाम के वक्त में ये पड़ोसी देखता है कि मनोज शाने के हाथ में एक बैग है और उस बैग के अंदर कुछ है, और मनोज शाने इस तरीके से निकल के जा रहा है जैसे कुछ संदिग्ध चीज़ें हों। इसलिए अब ये जो पड़ोसी होता है मनोज शाने के उस दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे पर देखता है तो ताला लगा है। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम्हारे पास में इस रूम की कोई चाबी है? दरअसल मैं देखना चाहता हूं कि इस रूम के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड भी इस पड़ोसी के साथ में मनोज शाने के रूम पे पहुंचता है तो वहाँ से जो बदबू होती है ये बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसके बाद में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद में किसी तरीके से पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उस रूम के अंदर का जो दृश्य होता है ये सबको विचलित कर देता है। साथ में कुछ लोग जो गए थे उनको पलटियां होने लगती हैं। वॉमिटिंग करते हुए लोग बाहर की साइड भागते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर का जो दृश्य था वो ऐसा ही था। इस घर के अंदर एक वुड कटर यानी ट्री काटने वाली एक आरी रखी हुई थी जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो रखी हुई थी। साथ में कुछ गड़ से कुछ बड़े बड़े चाकू और कुछ डेड बॉडी के पार्ट्स ऐसे थे जो कुकर में उबल रहे थे। कुछ डेड बॉडी के पार्ट्स ऐसे थे जो बड़े बड़े पतीलों में रखे हुए थे, और शायद उनके अंदर कुछ केमिकल डाला गया था कि जिसकी वजह से जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये गल जाए। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे पूरी जगह पर बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वहीं पर पुलिस को एक कटी हुई चोटी मिलती है, जिस चोटी को देखकर पुलिस वाले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस घर के अंदर जो मर्डर हुआ है वो किसी महिला का है। अब पुलिस वाले ये देखने की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्कैन कर रहे थे, और उसी समय तक जो मनोज शाने होता है उसका आने का समय हो जाता है। लेकिन जैसे ही मनोज शाने अपनी उस बिल्डिंग के बाहर गेट के पास आता है तो देखता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसलिए मनोज शाने समझ जाता है। उसके बाद में मनोज शाने वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम कोशिश करता है। मनोज शाने पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद में जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो मनोज शाने यहाँ पर पुलिस को दो कहानियाँ सुनाता है। पहली कहानी ये सुनाता है कि मैं और सरस्वती दोनों लिव इन में रह रहे थे, और उसके बाद में कोरोना आ जाता है, और सरस्वती की जॉब चली जाती है, मेरी जॉब भी चली जाती है, जिसकी वजह से सरस्वती जो होती है ये डिप्रेशन में आ जाती है, और उसके बाद में वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर कर फांसी का फंदा लगा देती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। और उसके बाद में मैं फैसला करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो मौत हुई है उसका सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाए। इसलिए ये उसकी डेड बॉडी को
छोटे छोटे पीसेस में काट काट कर अलग जगह इस तरीके से फेंक रहा था ताकि ये बॉडी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और किसी को उसके ऊपर शक ना हो। लेकिन पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये कहता है कि हाँ, मैंने ही सरस्वती को मारा था, और मारने के पीछे रीज़न ये था कि सरस्वती मेरे बीच में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाती थी। जब भी मैं बाहर से कभी आता तो वो मुझसे पूछती कि तुम कहाँ गए थे, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया करती थी, और इसी वजह से गुस्से में आकर मैंने सरस्वती का कत्ल कर दिया। और जब मनोज साहनी ने ये कहानी पुलिस के सामने सुनाई तो उस समय सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर पूरे देश के अंदर फैली तो हर तरफ हाहाकार थी। लोग लिव इन को लेकर तरह तरीके के सवाल उठा रहे थे। दोस्तों, आप लोग लिव इन को सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।